हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट क्लास में मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में काफी बेसिक सी चीजें बताई थी। इसके अलावा आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइफ स्पैन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो मेजर टाइप के होते हैं। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट यू कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल होता है। उसमें गैमिट फॉर्मेशन और विदाउट गैमिट फॉर्मेशन हो सकता है। गैमिट फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, राइट, यानी गैमिट फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, वेरिएशन एब्सेंट होता है, क्लोन्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। So today I am going to discuss about the methods of asexual reproduction. So listen carefully about the methods of asexual reproduction. तो देखिए, next is methods of asexual reproduction. अब यहां पे asexual reproduction के कौन कौन से methods है? You must understand about the methods of asexual reproduction that I am going to discuss. तो major methods of asexual reproduction that I am going to discuss today, number 1 is fission, number 2 is budding, इसके अलावा regeneration, fragmentation, sporulation, and the last one is vegetative propagation. These are major methods of asexual reproduction: fission, budding, fragmentation, right, regeneration, vegetative propagation and sporulation. ये सारे के सारे मेथड है asexual reproduction के। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूजन। अगर बात करें फ्यूजन की तो व्हाट इज एग्जैक्टली फ्यूजन? फ्यूजन यानी कि इस मेथड में, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल और द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू और मोर इक्वल पार्ट्स। अगर यहाँ पे पेरेंटल बॉडी, राइट, पेरेंटल इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है टू और मोर इक्वल पार्ट्स में, दैट यू कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू द टू और मोर इक्वल पार्ट्स, दैट यू कॉल्ड फ्यूजन, दैट यू कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है? इन दिस मेथड ऑफ asexual reproduction, in this method of asexual reproduction, the parent body or mature individual divides into two or more इक्वल पार्ट्स, जिसमें कि पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है टू और मोर इक्वल पार्ट्स में, राइट, या ये कहिए डॉटर इंडिविजुअल्स में, दैट यू कॉल्ड इंडिविजुअल्स, दैट यू कॉल्ड फ्यूजन। सो इन फ्यूजन the parent body or the mature individual divide into two or more equal parts or daughter individuals, that you call fission. Fission जो होते हैं वो basically of mainly two types. तो यहाँ पे fission mainly दो टाइप के होते हैं। There are mainly two types of fission. One is binary fission and another is मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पे एक बाइनरी फ्यूजन होता है
और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं बाइनरी फिजन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल और द मैच्योर इंडिविजुअल डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल्स। अगर यहाँ पे पेरेंट सेल दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, दैट यू कॉल्ड बाइनरी फिजन, राइट। अगर यहाँ पे पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है तो उसको आप मल्टीपल फिजन कहते हैं। लेकिन अगर पेरेंट सेल्स दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए उसे आप बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन में द पेरेंट सेल और द मैच्योर इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्स। तो यहां पे पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हाल्स में, टू इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाती है एक पेरेंट सेल। इफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू मेजर इक्वल हाल्स दैट यू कॉल्ड बाइनरी फिजन, जिसे कि आप बाइनरी फिजन कहते हैं, जहां पे एक पेरेंट सेल दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, दैट यू कॉल्ड बाइनरी फिजन। टू इक्वल हाल्स या टू डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल जो है डिवाइड हो जाती है, इसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, तो देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में नंबर 1 सिंपल बाइनरी फिजन, इसके बाद नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, नंबर 3 ऑब्लिक बाइनरी फिजन, and number 4 is transverse binary fission. So there are mainly 4 types of binary fission: simple binary fission, longitudinal binary fission, transverse binary fission and oblique binary fission. So first of all I am going to discuss about simple binary fission. तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल बाइनरी फिजन की हम बात करते हैं। देखिए, इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो पेरेंट सेल होती है वो इर्रेगुलर इन शेप होती है, राइट, एंड दैट कैन बी डिवाइड इनटू द एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाती है और दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे पेरेंट सेल में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन देखा जाता है, राइट, एंड दैट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कि उसके बाद में यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि जो है सेलुलर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल बाइनरी फिजन की बात करें तो इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो यहाँ पे सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर इरेगुलर सेल है, दिस इरेगुलर सेल विल ग्रो एंड डिवाइड इनटू दी टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे ये न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस कर रहा है और एट द एंड ये ग्रो होने के बाद टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे इसे आप सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। तो in simple binary fission the irregular parent cell, this is in case of amoeba, the irregular parent cell divides into two equal daughter cell। तो जहां पे एक इरेगुलर पेरेंट सेल यानी जिसकी इरेगुलर शेप है पेरेंट सेल की, एक इरेगुलर पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू इक्वल डॉटर सेल्स, दैट यू कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन।
तो यहाँ पे अमीबा जो है एक इरेगुलर सेल है और इस इरेगुलर सेल में सेल जो है वो मेच्योर हो जाती है, ग्रो कर जाती है एंड दैट डिवाइड इनटू द टू इक्वल डॉटर सेल। इसे आप सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है अमीबा। तो यहाँ पे अमीबा में देखा जा रहा है ये ग्रोथ टेक प्लेस कर रही है सेल की और यहाँ पे ये न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस कर रहा है एंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा जिससे कि दोनों सेल दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की। अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है दैट लाई अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लाई करता है प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लाई करता है इट मींस दैट डिवीजन यू कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आर यू गेटिंग? सो अनदर टाइप इज longitudinal binary fission. In case of longitudinal binary fission, the plane of body, the division plane lie along the longitudinal axis of body. तो यहाँ पे जो डिवीजन प्लेन है वो लाई करता है longitudinal axis of body के along, right? In such type of binary fission, the division plane lie along longitudinal axis of body. In this case, the division plane, जो plane divide कर रहा है, the division plane lie along the longitudinal axis of body that you called longitudinal binary fission. इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना एंड वॉटिसेला। वॉटिसेला एंड यूग्लिना दोनों प्रोटिस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यूग्लिना और वॉटिसेला में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि ये यहाँ पे यूग्लिना है, दिस इज यूग्लिना, दिस इज द बॉडी ऑफ यूग्लिना, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, यूग्लिना में इस तरीके से फ्लैजिला होता है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन प्लेन है वो लाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लाई करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ बॉडी। और इसका एग्जांपल यूग्लिना में देखा जाता है। जब ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा तो ये दो डॉटर यूग्लिना में फॉर्मेशन, इसकी जो है दो डॉटर यूग्लिना में फॉर्मेशन होगी। देखिए इस तरीके से दो डॉटर यूग्लिना में डिवाइड हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका डिवीजन, ठीक है। तो ये देखा जाता है यूग्लिना में। किसमें देखा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन दैट इज प्रेजेंट इन यूग्लिना। इसके बाद बात करते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन की। So listen carefully about the oblique binary fission. So the next method of asexual reproduction is oblique binary fission. So listen carefully please. Next is oblique binary fission. So the next method is oblique binary fission that I am going to discuss now. So another method is oblique binary fission. देखिए प्लीज, oblique binary fission। देखिए अगर बात की जाए ऑब्लिक बाइनरी फिजन की तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है, यहाँ पे जो फिजन है दैट टेक प्लेस एट द एंगल ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के ट्रांसफर एक्सिस के एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे जो डिवीजन होता है उसे आप ऑब्लिक बाइनरी फिजन बोलते हैं।
तो यहां पे ऑब्लिक बाइनरी फिजन में क्या होता है, इन दिस फिजन द प्लेन ऑफ डिवीजन lie along the plane of division lie along the angle of transverse axis, not exactly transverse axis। याद रहे ये exactly transverse axis में नहीं होता, जबकि ये angle of transverse axis में take place करता है। angle of transverse axis, right? Suppose that this is a particular individual, तो यहाँ पे इसका transverse axis है, this is transverse axis, but the division plane lie at the angle of, ये transverse axis है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक oblique लाइन है। तो oblique plane में या at the angle, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, transverse axis के साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो है डिवीजन जो देखा जाता है ऑब्लिक प्लेन में, या फिर ये बोलिए इन द प्लेन विच लाई अलोंग द एंगल ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अलोंग द एंगल ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे बाइनरी फिजन को आप ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्लिक बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे गोनी ओलेक्स। तो गोनी ओलेक्स का नाम सुना होगा आपने, राइट? गोनी ओलेक्स, इसके अलावा कैरेटियम। तो गोनी ओलेक्स एंड कैरेटियम ये दोनों प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों में ऑब्लिक बाइनरी फिजन देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर बात की जाए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, तो ये जो इस टाइप का जो फिजन देखा जाता है जनरली ऑब्जर्व इन डाइएटम्स, पैरामीशियम एंड सम बैक्टीरिया आल्सो। तो ये जो है इसमें जो डिवीजन होता है, राइट? आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो बाइनरी फिजन देखा जा रहा है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग देखा जाता है। तो इन ट्रांसफर बाइनरी फिजन तो जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, द प्लेन ऑफ डिवीजन lie along transverse axis, जो plane of division है that lie along transverse axis, जिसको आप ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इसमें plane of division जो है that lie along the transverse axis of the parental body, तो ट्रांसफर एक्सिस में जो डिवीजन हो रहा है that you call ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डाई एटम्स, पैरामीशियम एंड इवन सम बैक्टीरिया ऑल्सो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के हैं। अगर मैं एक पैरामीशियम की बात करूं, पैरामीशियम की शेप कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज द शेप ऑफ पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम की शेप है। इस पैरामीशियम में यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैरामीशियम में दो टाइप के न्यूक्लियस देखे जाते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। वन इज मेगा न्यूक्लियस एंड अनदर इज माइक्रो न्यूक्लियस। सो देखिए प्लीज, ये मेगा न्यूक्लियस है, राइट? और अनदर न्यूक्लियस इज माइक्रो न्यूक्लियस। और यहां पे जो डिवीजन ऑफ प्लेन है वो ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ प्लेन है। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद यहाँ पे ये जो पैरामीशियम है ये दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस से। इसका ये मेगा न्यूक्लियस है, राइट? और ये यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो मेगा न्यूक्लियस है उसमें जो डिवीजन देखा जाता है दैट इज एमाइटोसिस। एमाइटोसिस डिवीजन देखा, एमाइटोसिस टाइप का डिवीजन देखा जाता है मेगा न्यूक्लियस में। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन देखा जाता है। तो दोनों में डिवीजन अलग अलग तरीके से होता है। मेगा न्यूक्लियस में एमाइटोसिस डिवीजन होता है
और माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग डिवीजन टेक प्लेस करता है पैरामीशियम में। और जब पैरामीशियम में ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन ऑफ डिवीजन है, दैट लाई अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है, वो इस पैरामीशियम को दो डॉटर सेल में, दो डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड कर देता है। तो जो एंटीरियर पार्ट आता है उसको कहा जाता है प्रोटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, प्रोटर इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरामीशियम। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरामीशियम एंड यहाँ पे अनदर पार्ट दैट यू कॉल्ड ओपिस्थी। ओपिस्थी इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का पोस्टीरियर पार्ट है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो देखा जाता है वो जनरली देखा जाता है राइट पैरामीशियम में, डाइम एटम्स में और बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे पैरामीशियम में मेगा न्यूक्लियस एमाइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है और माइक्रो न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है। एंटीरियर पार्ट डिवीजन होने के बाद एंटीरियर पार्ट को आप प्रोटर कहते हैं एंड पोस्टीरियर पार्ट को आप ओपिस्थी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या है ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके बाद बात करते हैं हम मल्टीपल फिजन के बारे में। सो लिसन केयरफुली अबाउट द मल्टीपल फिजन। सो द नेक्स्ट मेथड इज मल्टीपल फिजन। तो जैसे कि मैंने आपको बाइनरी फिजन बताया, बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल जो है वो दो इक्वल हाल्स में या दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है, पेरेंट सेल, इन केस ऑफ बाइनरी फिजन। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन एक पेरेंट सेल राइट डिवाइड हो जाती है टू और मोर सेल्स में, सॉरी नॉट टू सेल्स, मोर देन टू सेल्स, यू विल से मोर देन टू सेल्स। तो यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड इनटू दी मोर देन टू इक्वल सेल्स। अगर पेरेंट सेल या पेरेंट इंडिविजुअल मोर देन टू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है उसे आप मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल फिजन एग्जैक्टली क्या है? तो इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन द पेरेंट सेल और द पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू मोर इक्वल सेल्स, यानी कि मोर देन टू इक्वल सेल्स। ये पॉइंट यहां पे लिखिएगा कि यहां पे पेरेंट सेल जो डिवाइड हो जाता है वो मोर देन टू इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मोर देन टू इक्वल सेल्स। मोर देन टू इक्वल सेल्स में पेरेंट सेल्स जो है डिवाइड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जनरली अमीबा में भी देखा जाता है कुछ कंडीशंस में। इसके अलावा ये प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? प्लाज्मोडियम में भी देखा जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है लाइक अमीबा में भी ये देखा जाता है एंड इवन प्लाज्मोडियम में भी ये देखा जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल फिजन में यहाँ पे सपोज दैट ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल। यहाँ पे मल्टीपल फिजन में सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है इनटू द सो मैनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस में कंटिन्यू डिवीजन होगा, पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में कंटिन्यू डिवीजन होगा और कंटिन्यू डिवीजन होने के बाद वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाएगा। दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू दी सो मैनी न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियाई जो है बन जाएंगे, इसे आप मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको आप मल्टीपल फिजन कहते हैं। सो इन दिस केस the parent nucleus of the parent cell divide into the right so many nuclei. In this case the nucleus of parent cell divides into a large number of डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे
डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं। तो एक सिंगल न्यूक्लियस काफी सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है, राइट, ये जो न्यूक्लियाई है विल गैदर्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे इन सभी न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म जो है वो गैदर्ड हो जाएगा और जिसकी वजह से ये सारे न्यूक्लियाई सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसे आप मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, ध्यान दीजिए। आफ्टर दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म surround the all nuclei। तो small amount of cytoplasm surround with the all nuclei and form multiple cells। तो यहाँ पे multiple cells बन गई हैं, देखिए। तो यहाँ पे multiple cells बन गई है। ये cells parent cells से फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये जो न्यूक्लियाई थे इनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और ये यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो गई, राइट। इसे आप मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। दिस इज व्हाट मल्टीपल फ्यूजन। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो मल्टीपल फ्यूजन में सबसे पहले जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा और वो जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है विल गैदर्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उनके सराउंडिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाने की वजह से वो जो है काफी सारी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये मल्टीपल फ्यूजन है। जनरली ऑब्जर्व किया जाता है प्लाज्मोडियम, जिसको आप मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं, या फिर ये मल्टीपल फ्यूजन देखा जाता है अमीबा के केस में भी मल्टीपल फ्यूजन देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एंसिस्टेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंसिस्टेशन, लिसन केयरफुली। तो एंसिस्टेशन दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मल्टीपल फ्यूजन, राइट। एंसिस्टेशन जनरली ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, ये अमीबा में ऑब्जर्व किया जाता है। तो एंसिस्टेशन और देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट इज एंसिस्टेशन। देखिए प्लीज, एंसिस्टेशन की हम बात करते हैं। एंसिस्टेशन अगर बात की जाए एंसिस्टेशन की, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। यहां पे इन अनफेवरेबल कंडीशन, एंसिस्टेशन जो होता है दैट जनरली टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अमीबा के पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में अमीबा शो करता है एंसिस्टेशन को। तो याद रहे एंसिस्टेशन जो है, दिस कंडीशन जनरली टेक प्लेस, this condition mainly take place during unfavorable condition। ये जो कंडीशन एंसिस्टेशन की टेक प्लेस करती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये कंडीशन टेक प्लेस करती है। तो सच कंडीशन मेनली टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जनरली होता क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा विड्रो इट्स सूडोपोडिया। अमीबा में जो सूडोपोडिया देखे जाते हैं, जिनको आप फॉल्स फीट भी कहते हैं, वो सूडोपोडिया नहीं देखे जाते हैं एंसिस्टेशन में। एंसिस्टेशन में अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अमीबा विड्रॉ देयर सूडोपोडिया। तो अमीबा विथड्रॉ
सूडोपोडिया, तो वो अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पे अमीबा जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी अटेन कर लेता है। अगर अमीबा एक स्फेरिकल बॉडी अटेन कर लेता है और यहाँ पे वो जो सूडोपोडिया है उसको विड्रॉ कर लेता है, वापस खींच लेता है, और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म में अमीबा अपने आप को अटेन कर लेता है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा स्फेरिकल बॉडी में, इसके अंदर ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, अमीबा स्फेरिकल बॉडी में अटेन करता है, वैसे ही ये अपने सराउंडिंग में सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट वॉल अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक प्लेस। इसके बाद अमीबा में सिस्ट की फॉर्मेशन देखी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक प्लेस इन अमीबा। तो यहां पे देखिए अमीबा में राइट 2 और मोर वॉल देखी जाती है। दिस इज द वॉल ऑफ अमीबा, ये वॉल ऑफ अमीबा है, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहां पे यू कैन सी जितनी भी कितनी 3 लेयर्स देख रहे हैं आप, 1 2 3, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सिस्ट। ये सब सिस्ट फॉर्मेशन है। ये सिस्ट जो है अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा के अंदर एनसिस्टेशन देखा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनसिस्टेशन। तो हाउ यू विल डिफाइन एनसिस्टेशन? एनसिस्टेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इन अमीबा और इन एनी ऑर्गेनिज्म। ये एनसिस्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, बैक्टीरिया में हो सकता है, फंजाई में हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दैट यू कॉल एनसिस्टेशन। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये एग्जांपल है अमीबा का। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और सिस्ट वॉल को फॉर्मेशन करता है। सिस्ट वॉल की हेल्प से अमीबा को प्रोटेक्शन मिलता है। अमीबा को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल अमीबा अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो थी अनफेवरेबल कंडीशन। ये एनसिस्टेशन देखा जाता है, दिस इज एनसिस्टेशन। देखिए सिस्ट वॉल बन गई है और यहाँ पे कोई डिवीजन शो नहीं करता। एनसिस्टेशन के टाइम पे अमीबा में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो एनसिस्टेशन जो कि एक अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे एनसिस्टेशन यहां पे देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये है अनफेवरेबल कंडीशन। बट इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन व्हाट हैपन इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा को कभी भी प्रॉपर अमाउंट में फूड मिलता है तो फेवरेबल कंडीशन में, इन फेवरेबल कंडीशन, तो एनसिस्टेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होगा देखिए। इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन यहां पे ये आप देख रहे हैं ये सिस्ट वॉल ऑफ अमीबा है। दिस इज द सिस्ट वॉल ऑफ अमीबा। व्हाट इज इट? ये सिस्ट वॉल ऑफ अमीबा है। आर यू गेटिंग और नॉट? फेवरेबल कंडीशन में जो आप अमीबा का न्यूक्लियस देख रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मल्टीपल फ्यूजन को शो करता है। और मल्टीपल फ्यूजन के स्टेप्स आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे सो मैनी न्यूक्लियाई विल प्रोड्यूस, काफी सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे और ये न्यूक्लियाई जो होते हैं आफ्टर सम टाइम गैदर्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये किससे गैदर्ड हो जाएंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और जैसे ही ये स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से गैदर्ड हो जाते हैं वैसे ही यहाँ से सिस्ट वॉल को ब्रेक करके, देखिए ब्रेक हो गई है सिस्ट वॉल, ब्रेक करके ये निकलना स्टार्ट हो गए। यहाँ से निकलने के बाद इनको आप कहते हैं अमीब्यूल। क्या कहते हैं इनको? अमीब्यूल कहा जाता है। और ये या फिर इनको सूडोपोडियोस्पोर भी कहते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। इनको सूडोपोडियोस्पोर्स भी कहा जाता है। तो ये है आपका एनसिस्टेशन इन अमीबा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव लेयर्स डेवलप कर लेता है, प्रोटेक्टिव वॉल डेवलप कर लेता है जिसको सिस्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और वो मल्टीपल न्यूक्लियाई जो होते हैं गैदर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म
और सिस्ट वॉल को ब्रेक करके वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको आप अमीब्यूल या सुडोपोडियोस्पोर कहते हैं, या फिर इस कंडीशन को आप स्पोरुलेशन इन अमीबा भी कह सकते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन के बाद जैसे ही स्पोर्स यहाँ पे निकलते हैं जिनको अमीब्यूल या सुडोपोडियोस्पोर कहते हैं, इस प्रोसेस को आप स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया एनसिस्टेशन और मल्टीपल फ्यूजन। इसी के साथ फ्यूजन पार्ट इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट यू कॉल्ड व्हाट, जिसे कि आप कहते हैं, क्या कहते हैं, बडिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बडिंग। So listen carefully about budding that I am going to discuss now. So the next method of asexual reproduction is budding. That I am going to discuss now. देखिए प्लीज, बडिंग के बारे में बात करते हैं। अगर बात की जाए बडिंग की, व्हाट इज एग्जैक्टली बडिंग? बडिंग में होता क्या है? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, यहां पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, राइट, इन पेरेंट, इनसाइड और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट बॉडी के साथ एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, इज दैट क्लियर? और वो आउटग्रोथ जो है पेरेंट बॉडी से फ्री होके, डिटैच होके एक न्यू इंडिविजुअल में अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। इस मेथड को आप बडिंग कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे अगर हम बडिंग की बात करें, सो इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ऑफ asexual reproduction, an outgrowth जिसको आप बर्ड कहते हैं, an outgrowth that you called bird, develop inside or outside of parent body and inside or outside of parent body and developed into miniature adult। और ये बर्ड डेवलप होती है मिनिएचर अडल्ट, दैट यू कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग में बर्ड फॉर्मेशन देखा जाता है। बर्ड क्या है? एक आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी के अंदर या उसके बाहर, यानी कि उसके सरफेस के साथ भी ये बर्ड डेवलप हो सकती है। और ये जो बर्ड है ये मिनिएचर अडल्ट में अपने आप को डेवलप कर लेती है और पेरेंट बॉडी से डिटैच होके, फ्री होके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाती है। इसे आप बडिंग कहते हैं। अगर मैं इस बर्ड की बात करूं, बडिंग में जो बर्ड्स होती हैं जिसको आप आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी कहते हैं, ये बर्ड दो टाइप की हैं, एक एक्सटर्नल बर्ड और दूसरी इंटरनल बर्ड। तो जो एक्सटर्नल बर्ड है उसका एग्जाम्पल है, अगर मैं एक्सटर्नल बर्ड की बात करूं तो एक्सटर्नल बर्ड और इंटरनल बर्ड ये दो टाइप की बर्ड्स हो सकती हैं। इंटरनल बर्ड को, यहाँ पे इंटरनल बर्ड का एक एग्जाम्पल है गैम्यूल, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक्सटर्नल बर्ड की बात करते हैं, राइट। एक्सटर्नल बर्ड दैट इज आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी
which attach with outer surface, जो कि पेरेंट बॉडी के आउटर सरफेस के साथ अटैच होती है, राइट। और ये जो एक्सटर्नल बर्ड है, व्हेन दिस एक्सटर्नल बर्ड ग्रो इन साइज, जब ये साइज में ग्रो कर जाती है, देन इट विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, हाइड्रा में और ईस्ट में जो बर्डिंग देखी जाती है, ये एक एक्सटर्नल बर्ड है, ये हाइड्रा या ईस्ट के बॉडी सरफेस के साथ अटैच होती है और जैसे ही ये साइज में ग्रो करती है वैसे ही ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा, ये जनरली ईस्ट और हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। जैसे ये ईस्ट है, राइट, इस ईस्ट की बॉडी पे ये यहाँ पे ग्रो कर गई बर्ड, एक्सटर्नल बर्ड। जैसे जैसे इस बर्ड का साइज इंक्रीज होगा, देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, इस बर्ड का ये न्यूक्लियस है, राइट, वैसे ही जब इसका साइज अटेन हो जाएगा तो इट विल फ्री फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से जो बर्ड थी ये फ्री हो गई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब ये न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये बर्डिंग देखा जाता है ईस्ट में, इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक्सटर्नल बर्ड देखी जाती है हाइड्रा में। इसके बाद इंटरनल बर्ड, जिसको आप गैम्यूल कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एनिमल किंगडम में पोरीफेरा वाले टॉपिक में, राइट। फाइलम पोरीफेरा में जनरली गैम्यूल फॉर्मेशन देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में गैम्यूल फॉर्मेशन देखा जाता है फाइलम पोरीफेरा के अंदर। तो अनदर वन इज गैम्यूल फॉर्मेशन। तो अगला जो इसमें बर्ड है गैम्यूल, गैम्यूल जो है दिस इज द इंटरनल बर्ड। ये क्या है बेटा? इंटरनल बर्ड है। और ये इंटरनल बर्ड की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन जो जनरली देखी जाती है, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। क्या एग्जाम्पल है? स्पॉन्ज, जो कि पोरीफेरा में आता है। ये एग्जैक्टली अगर हम इंटरनल बर्ड की बात करें तो इंटरनल बर्ड दिस इज द मास ऑफ, राइट, मास ऑफ सेल्स। क्या है ये एक मास ऑफ सेल्स है विच इज एनक्लोज्ड इन ओपेक एनवेलप, जो कि ओपेक एनवेलप में एनक्लोज्ड होता है। तो दिस गैम्यूल, जिसको इंटरनल बर्ड कहते हैं, दिस इज द मास ऑफ undifferentiated cells which enclosed in, जो कि enclosed होता है, which is enclosed in, so this is the mass of undifferentiated cells which is enclosed in oblique, which is enclosed in opaque envelope, opaque envelope में enclosed होता है, जो कि enclosed होता है, enclosed in opaque envelope। किसमें? एक opaque envelope में जो enclosed होता है, इसको आप गैम्यूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं गैम्यूल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के सारे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहे। एनसीईआरटी बुक के जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे एक ओपेक एनवेलप है, ओपेक एनवेलप। इस ओपेक एनवेलप में यहाँ पे ये काफी सारी सेल्स आप देख रहे हैं। दिस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, राइट। इज दैट क्लियर? दिस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और यहाँ पे इसमें ये एक ओपनिंग आप देखते हैं, इसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इस सेल्स को आप आर्कियोसाइट सेल कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आर्कियोसाइट सेल
एक तरह की टोटीपोटेंट सेल्स होती है, उसमें डिवीजन एबिलिटी होती है और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकती है, यानी कि उसमें डिवीजन से डिफरेंट सेल्स बन सकती है। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है यहाँ पे, इन सेल्स को आप आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। तो याद रहे, इन गैम्यूल फॉर्मेशन ये जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, these undifferentiated cells are archaeocyte cells। ये archaeocyte cells हैं, राइट। और ये जो archaeocyte cells होती हैं, ये archaeocyte cells are exactly totipotent cells। ये totipotent cells होती हैं जो कि डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंट सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती है। ये है गैम्यूल। इसके अलावा यहाँ पे ये देखे जाते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर आप देखना एनसीईआरटी में भी दिए हैं, इनको आप स्पीक्यूल बोलते हैं, विच आर दी स्केलेटन पार्ट ऑफ पोरिफेरा। तो इंटरनल बर्ड जिसको आप गैम्यूल बोलते हैं, तो गैम्यूल इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल को आप आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। आर्कियोसाइट सेल जो है वो एक तरह की टोटीपोटेंट सेल्स है, इसमें जो है डिवीजन एबिलिटी होती है और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकती है। तो ये हो गया इंटरनल बर्ड जिसको आप गैम्यूल बोलते हो, ठीक है। तो यहां पे दिस गैम्यूल डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग में ये डेवलप हो जाता है। इसी के साथ बर्डिंग इज डन। फीजन मैंने बता दिया, बर्डिंग मैंने बता दिया। इसके बाद मैं बात करता हूं फ्रेगमेंटेशन की और रीजनरेशन की। सो लिसन केयरफुली अबाउट द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। तो फीजन मैंने बताया, बर्डिंग मैंने बता दी, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन। So my next topic is fragmentation and regeneration that I am going to discuss now. फ्रेगमेंटेशन, तो बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी है डिवाइड्स इनटू और ब्रेक इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू यंग वंस, और यंग वंस में हर एक फ्रेगमेंट डेवलप कर जाता है, इसे आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रहे। तो यहां पे जो फ्रेगमेंटेशन है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स और pieces which developed into young ones, जो कि young ones में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, आपने सुना होगा, एक एल्गी होती है स्पाइरोगायरा। तो यहां पे एग्जैक्टली सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये पेरेंट बॉडी सेवरल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती हैं, देखिए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गई,
and each fragment developed into the new young ones. तो पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद राइट ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू द यंग वंस दैट यू कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जनरली ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा, स्पाइरोगायरा. इसके अलावा कुछ मराइन वॉर्म्स भी होते हैं. मराइन वॉर्म्स में भी फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है. सो दिस इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द रीजनरेशन. सो लिसन केयरफुली अबाउट रीजनरेशन. तो व्हाट इज एग्जैक्टली रीजनरेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. देखिए, तो ये तो था फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद रीजनरेशन. रीजनरेशन जनरली ऑब्जर्व किया जाता है प्लैनेरिया में. राइट, प्लैनेरिया कौन से फाइलम में आता है? प्लैनेरिया आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स में. आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में 11th क्लास में फाइलम्स के बारे में. तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स में प्लैनेरिया आता है और प्लैनेरिया में रीजनरेशन देखा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट इज रीजनरेशन. तो अगर बात की जाए रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन है क्या? रीजनरेशन में क्या होता है? द होल बॉडी और द पार्ट ऑफ बॉडी रीस्टोर फ्रॉम इट्स लॉस्ट पार्ट. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट कर जाता है, उससे या तो पूरी बॉडी जो है रीस्टोर हो जाती है या फिर उससे जो है कंप्लीट बॉडी पार्ट रीस्टोर हो जाता है. इसे आप रीजनरेशन कहते हैं. तो रीजनरेशन इज द रीस्टोर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट और होल बॉडी. अगर यहां पे लॉस्ट बॉडी पार्ट या होल बॉडी रीस्टोर हो जाती है, इसे आप रीजनरेशन कहते हैं. तो रीजनरेशन का मतलब है रीस्टोर ऑफ होल बॉडी और बॉडी पार्ट. अगर कोई बॉडी पार्ट या फिर पूरी बॉडी रीस्टोर हो जाती है, उसे आप रीजनरेशन कहते हैं. रीजनरेशन जनरली रीजनरेशन की हेल्प से, ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. रीजनरेशन की हेल्प से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी कर सकता है. इवन रीजनरेशन एबिलिटी काफी सारे ऑर्गेनिज्म में भी देखी जाती है, प्लांट्स में भी देखी जाती है, एनिमल्स में भी देखी जाती है. जनरली प्लांट्स में रीजनरेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स. लेकिन कुछ जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन एबिलिटी देखी जाती है. लोअर एनिमल्स में भी रीजनरेशन एबिलिटी हाई होती है, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग में रीजनरेशन एबिलिटी कम होती है. रीजनरेशन एबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारा लीवर. लीवर को आप मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहते हैं. लीवर इज द मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी. और लीवर में क्या देखा जाता है कि जो लीवर है वो फास्ट रेट से रीजनरेट करता है. अगर आपकी बॉडी में आपका लीवर 60 से 70% तक भी डैमेज हो जाता है, तो उसकी फास्ट रिकवरी की जा सकती है, यानी कि उस पर फास्ट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन है. इसके अलावा ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन देखा जाता है और रीजनरेशन की हेल्प से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन को शो करते हैं. तो रीजनरेशन इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहां पे also a method of asexual reproduction. तो रीजनरेशन एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, याद रहे. यहां पे रीजनरेशन जो होते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ रीजनरेशन. कितने टाइप के होते हैं रीजनरेशन? 2 टाइप्स के. टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, नंबर 1 एपीमॉर्फोसिस. एपीमॉर्फोसिस यानी कि अगर लॉस्ट बॉडी पार्ट रीस्टोर हो रहा है, इसे आप एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं. राइट, याद रहे. फॉर एग्जांपल लिजार्ड. आपने देखा होगा किसी लिजार्ड की टेल कट जाती है तो उसकी जगह पे एक नई टेल रीजनरेट हो जाती है. लिजार्ड में ये एक एबिलिटी देखी जाती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए
राइट जो प्रीडेटर्स हैं एनिमी से बचाने के लिए अपनी टेल को छोड़कर भाग जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वो जो उसका प्रीडेटर है उसके हाथ में उसकी टेल ही आ पाती है, पूरी लिजार्ड नहीं आ पाती है। तो ये उनके अंदर एक प्रोटेक्शन एबिलिटी है कि वो अपनी टेल को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद उसकी टेल फिर से रीजनरेट हो जाती है। इस एबिलिटी को आप एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। तो एपीमॉर्फोसिस मतलब रिस्टोर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। अगर लॉस्ट बॉडी पार्ट का रिस्टोर देखा जाता है दैट यू कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस दिस इज द रिस्टोर ऑफ व्हाट? लॉस्ट बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने जैसे कि अभी आपको, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, लिजार्ड में लॉस्ट बॉडी पार्ट रिस्टोर हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड टाइप इज मॉर्फोलेक्सिस। अगर मॉर्फोलेक्सिस की बात करें तो मॉर्फोलेक्सिस में रीस्टोर होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है रिस्टोर हो जाती है मॉर्फोलेक्सिस में। रीस्टोर होल बॉडी, पूरी बॉडी लॉस्ट पार्ट से रीजनरेट हो जाती है। रीस्टोर होल बॉडी दैट यू कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस। सच काइंड ऑफ रीजनरेशन जनरली ऑब्जर्व्ड इन, इसका जो एग्जांपल है वो है प्लानेरिया। हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखा जाता है। सो दिस इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इसके बाद माय अनदर टॉपिक इज व्हाट? तो माय अनदर टॉपिक इज राइट स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।